अस्सलामुअलैकुम। आई मोहम्मद नुमान। मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को पढ़ाऊँगा। ये 2 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है और टेक्नोलॉजी बीएससी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, सेमेस्टर 6। पहले हम कोर्स आउटलाइन की तरफ आ जाते हैं कि हम मिड टर्म में क्या पढ़ेंगे, फाइनल टर्म में क्या पढ़ेंगे। ये जो स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम मिड टर्म में पढ़ेंगे कि हम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को मिड टर्म में पढ़ेंगे। मिड टर्म के बाद फाइनल टर्म का जो कोर्स है उसमें हम स्टेफनेस मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या है और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड की जो इक्वेशंस है उसको हम डिराइव करेंगे और मैट्रिक्स मेथड है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद उस पर एग्जांपल्स करेंगे रिलेटेड टू बीम्स, फ्रेम्स एंड ट्रसेस। फाइनल टर्म का जो कोर्स होगा उसमें हम सबसे पहले काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी को डिफाइन करेंगे, इक्वेशंस यानी उसकी जो मैट्रिक्स मेथड है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद रिलेटेड टू बीम्स जो स्टिफनेस पर प्रॉब्लम किए गए हैं, फ्रेम्स और ट्रसेस पर। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है उसमें हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। सही है। जो बुक्स रिकमेंडेड बुक्स है वो ये है, टेक्स्ट बुक हमारा है आर.सी. हेबलर स्ट्रक्चर एनालिसिस एडिशन और रेफरेंस बुक हमारी ये वाले 2 रेफरेंस बुक्स हैं। हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फेमिलराइज स्टूडेंट्स विद वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, कि हम स्टूडेंट्स को और उससे आशना करें कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स क्या है और उसके लिए कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं, और उनमें से हम सिर्फ 2 तरीके पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और स्टेफनेस मेथड। और टू डेवलप स्किल्स फॉर यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। कोर्स लर्निंग आउटकम हमारे आए हैं क्योंकि हमारा कोर्स OBE बेस्ड है, तो हमारे कोर्स के CLOs भी हैं वो ये डिफाइंड हो गई। हमारा जो वीकली टीचिंग प्लान होगा वो ये वाला होगा कि हमारे साथ मिड में 8 वीक्स का कोर्स होता है और 9th वीक में मिड का एग्ज़ाम होता है। तो हर वीक को टॉपिक वाइज मैंने यानी टॉपिक्स को वीकली वाइज मैंने डिवाइड किया है और फिर जो है इसमें पहले हम मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद इसी तरह हर वीक में हम हर टॉपिक को कवर करते जाएंगे और कुछ जो है 3rd वीक में मैं आपको असाइनमेंट 1 प्रोवाइड करूँगा, आप उसको सबमिट करेंगे विद इन अ वीक और 4th वीक में क्विज लूँगा। इसी तरह हम इस तरह फॉलो करेंगे सारे वीकली टीचिंग प्लान को। ये हमारा फाइनल टर्म का कोर्स होगा। सो बिफोर गोइंग टू डिटेल कुछ चीज़ें हैं वो हमें टर्मिनोलॉजीज है वो समझने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है? सो अ स्ट्रक्चर रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स टू सपोर्ट अ लोड। सही है। यानी कुछ पार्ट्स कनेक्टेड हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे बीम्स कॉलम्स होते हैं और ऊपर से लोड आता है और वो सपोर्ट करता है, नीचे ट्रांसफ़र करता है। सही है। फॉर एग्जांपल स्लैब पर लोड आ जाए तो स्लैब से बीम पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बीम से कॉलम्स पर, कॉलम से फाउंडेशन पर, फाउंडेशन से सॉइल तक। ये लोड सारा एक प्रोसीजर होता है जो ट्रांसफ़र हो जाता है। सही है। तो उसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे, जो ये पार्ट सारा जो है आपके साथ बना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक स्ट्रक्चर है, ये ग्रे पार्ट जो है ये स्लैब है, छत है, छत से बीम्स की तरफ लोड आते हैं, बीम्स से कॉलम्स की तरफ और इसी तरह फाउंडेशंस और सॉइल की तरफ हमारा लोड चला जाता है। सही है। So important examples related to civil engineering structures include buildings, bridges and towers. These are all structures, buildings है, bridges है, टावर, ये सब कुछ हम structures में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पढ़ लेंगे। तो आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़े होंगे कि सपोर्ट्स क्या है मेनली और वो कौन कौन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं मेनली 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स है, एक है फिक्स सपोर्ट, दूसरा है हिंज सपोर्ट और थर्ड है रोलर सपोर्ट। तो मैंने इस एग्जांपल में तीनों को शो किया है कि फॉर एग्जांपल कोई एक टाइप ऑफ बीम है
ये वाला हमारे साथ फिक्स सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट या रोलर सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट हमें पता है कि ये तीनों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं। एक आपके साथ वर्टिकल रिएक्शन भी प्रोवाइड करता है, हॉरिजॉन्टल भी, और मोमेंट भी ये प्रोवाइड करता है। सही है, यानी वर्टिकल सेटलमेंट और ये चीज़ें ये यानी ये रेजिस्ट करती है। वर्टिकल लोड अगर इस पर आ जाए तो ये इसको रेजिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल लोड अगर इस पर आ जाए तो ये रेजिस्ट करेगा, और अगर कोई मोमेंट्स इसमें क्रिएट हो रहे हैं बीम वगैरह में तो वो भी इसको ये रेजिस्ट कर रहा है। इस तरह हिंज सपोर्ट दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन को रेजिस्ट कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। कोई मोमेंट ये रेजिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब है इसमें रोटेशन आ सकती है इधर। सही है। इस तरह रोलर सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। इसका मैंने एग्जांपल दिया है कि रियल लाइफ में हम इसको कैसे आइडियलाइज करते हैं, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो मैंने एक सिंपल जो है हिंज सपोर्ट को या रोलर सपोर्ट को आइडियलाइज किया है, आप इधर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ एक कोई कमरा है और आपने इधर सीढ़ियाँ लगा ली है, लेडर। सही है। तो अगर कोई बंदा इस पर ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा कि अगर नीचे से ये फर्श टाइल्स वगैरह लगी है, स्मूथ है, तो ये स्लिप कर जाएगी नीचे, यानी इस डायरेक्शन में फेल नीचे गिर जाएगी। तो हम इसको एज अ रोलर सपोर्ट आइडियलाइज कर सकते हैं कि इधर आपके साथ रोलर सपोर्ट है। सही है, क्योंकि रोलर सपोर्ट ऊपर से यानी वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड करता है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकता। ये आपके साथ हॉरिजॉन्टल है, ये वाला ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और ये डायरेक्शन वर्टिकल है। सही है, वाई डायरेक्शन हमारा वर्टिकल होता है नॉर्मली, एक्स हमारे साथ हॉरिजॉन्टल। सही है। तो इस केस में इसको हम रोलर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल ये प्रोवाइड करता, या फॉर एग्जांपल नीचे कोई इधर सरफेस रफ है, या इधर कोई आपने कोई दूसरा बंदा खड़ा है, उसने पाँव इधर रखा है ताकि ये लेडर जो है फेल ना हो जाए, नीचे गिर ना जाए, तो उस केस में ये हमारे साथ हिंज सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि उस केस में आपने पाँव वगैरह रख लिए तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये प्रोवाइड कर सकेगा उस केस में। तो हम इसको एज आइडियलाइज करते हैं कि ये हमारे साथ रोलर सपोर्ट इधर भी है और इधर भी है। सही है। तो अगर हम इधर ये इसके ये वाला इसका ये रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये इधर ये वाला रिएक्शन प्रोवाइड करता है। सही है, क्योंकि ये रोटेट हो जाए तो आपके साथ ये वाला भी रोटेट हो जाता है। सही है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल ये वाला वर्टिकल है तो ये हमेशा वर्टिकल इधर भी रहेगा, नहीं, बल्कि ये इसके परपेंडिकुलर होता है। सही है। तो अगर आपके साथ ये वाला वही लेडर्स है आपके साथ और आपने इधर कोई पत्थर वगैरह रख ली बड़ा, या कोई किसी बंदे ने इधर पाँव रख लिया, तो ये भी इस केस में फेल नहीं होगा। तो हम इसको आइडियलाइज कर सकते हैं। आइडियलाइज मीन्स कि रियल लाइफ में आपके साथ कुछ एग्जांपल्स होती है, आप उसको शिफ्ट करते हैं, यानी आप उसको सॉल्व करने के लिए कुछ आइडियलाइजेशन करते हैं, ख्याली कुछ इज्यूम करते हैं, तो उसको हम आइडियलाइजेशन कहते हैं। हम इसको आइडियलाइज करेंगे इसको एज अ हिंज सपोर्ट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी प्रोवाइड करता है इस केस में, ये वाला हॉरिजॉन्टल। सही है, यानी एक्स डायरेक्शन में भी। तो क्योंकि इस केस में और जो लेडर है ये नहीं फिसलेगी, नहीं गिरेगी, तो इस केस में क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि इधर हॉरिजॉन्टल जो है फोर्स जो है ये रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर इस कोई बंदा इस पर गिरा चढ़ रहा है तो उसकी वजह से दो फोर्सेस में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इंक्लाइंड है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये वाला फोर्स रेजिस्ट करेगा, तो इसकी वजह से ये नहीं गिरेगा। सही है। अच्छा, coming towards the function of structure, the primary function of structure is to receive load at certain points and transmit it freely to some other points. सही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ स्ट्रक्चर का काम क्या है कि आप लोड जो है ये रिसीव कर लेता ऊपर से छत की तरफ से, और छत से बीम की तरफ लोड ट्रांसफ़र हो जाती है, बीम से कॉलम की तरफ लोड ट्रांसफ़र हो जाती है। सही है। इस तरह हम स्ट्रक्चर की कुछ तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स कि क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लासेस में। तो एक हमारे साथ है स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। सो इट कैन बी आइडियलाइज्ड टू अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस। यही आपके साथ ये स्केलेटल स्ट्रक्चर हैं, लाइन से बने होते हैं। तो वो लाइन आपके साथ स्ट्रेट भी हो सकते हैं या कर्व्ड भी हो सकते हैं, जैसे इस टाइप में। तो ये आपके साथ स्केलेटल स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं। सही है, या 2D स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, वो अलग क्लासिफिकेशन है, वो आ जाएगा भी। सरफेस स्ट्रक्चर वो होते हैं, इट कैन बी आइडियलाइज्ड टू प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेस। A surface structure is made from material have a very small thickness compared to its other dimensions.
यानी अगर इसका लेंथ है और इसका हाइट है या डेप्थ है तो इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। तो अगर इसकी थिकनेस कंपेयर टू लेंथ और विड्थ बहुत कम है तो हम इसको सरफेस स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल चादर भी एक एग्जांपल है कि इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। या अगर हम कोई स्लैब ले रहे हैं छत, तो उसमें भी उसकी थिकनेस कम होती है कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड विड्थ। और इसी तरह जो मस्जिद का दोम मीनार वगैरह होता है या किसी और चीज़ का मीनार होता है तो उसमें भी वो सरफेस जो है वो कर्व होती है और उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, तो उसको भी हम एज अ सरफेस स्ट्रक्चर एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह सॉलिड स्ट्रक्चर्स, तो सरफेस स्ट्रक्चर और स्केलेटल स्ट्रक्चर के अलावा आपके साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं या ये जो 3D में है जिसकी थिकनेस भी ज़्यादा है और लेंथ भी और विड्थ भी, तो उसको हम एज अ सॉलिड स्ट्रक्चर्स एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, स्केलेटल स्ट्रक्चर की एक और क्लासिफिकेशन है कि द मेंबर्स आर कनेक्टेड, जिसको हम पिन जॉइंटेड फ्रेम्स कह सकते हैं। द मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय पिन जॉइंट्स। These members support the loads by developing only axial forces that may be tension and compression forces in the constituent member। तो इस ट्रस को हम एज अ पिन जॉइंटेड फ्रेम कह सकते हैं। तो ये नॉर्मली हम इसको ट्रस कह सकते हैं। तो इस पर लोड्स नॉर्मली इस जॉइंट्स पर लगते हैं। ये आपके साथ इसके 3 जॉइंट्स हैं, 3 किनारे यानी 3 जॉइंट्स हैं। तो इस पर लोड्स किनारों पे लगते हैं, जॉइंट्स पर लगते हैं। तो उन लोड्स की वजह से इस मेंबर में सिर्फ टेंशन प्रोड्यूस होगा या कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। सही है, इसमें कोई जो है लोड जो है मेंबर के दरमियान में ही लगते, जैसे ये येलो कलर का जो है शो किया गया है। There is no bending moment produced in the members as the loads are assumed to be applied on joints। तो हम इसमें assume करते हैं कि लोड्स आपके साथ जॉइंट्स पर आते हैं। इस तरह ये येलो वाला कलर ये इस तरह नहीं आते। सही है। अच्छा, इसमें दूसरी जो टाइप है क्लासिफिकेशन की दूसरी टाइप में आपके साथ जो दूसरा टाइप है रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। So these joints are assumed to be rigid so that angle between members meeting a joint remain unchanged। यहाँ आपके साथ ये जो है ये मेंबर्स है 3 कॉलम्स और बीम्स कनेक्टेड हुए, तो इधर आपके साथ ये जो है जॉइंट है ये रिजिड जॉइंट है। इसका मतलब है कि इधर अगर इसमें आप कोई लोड लगाएंगे लेटरल लोड तो उसकी वजह से इसके एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे इस इधर आपके साथ पहले 90 डिग्री है, अगर आप लोड लगाएंगे तो बाद में भी ये एंगल चेंज नहीं होगा इस जॉइंट पर। सही है, तो इसको हम रिजिड जॉइंटेड फ्रेम कहेंगे। और अगर इधर बीम के इस एंड पर जो फोर्सेस डेवलप होंगे वही फोर्सेस इधर भी कॉलम पर भी जो है ट्रांसफर होंगे। सही है, लेकिन उसके जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में। प्लेन फ्रेम्स की एक और क्लासिफिकेशन है, थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की हम इसको प्लेन फ्रेम्स यानी 2D फ्रेम्स कह सकते हैं। किनको all the members of plane frame as well as the external loads are assumed to be in one plane that may be x, y, x, z और y, z plane। तो फॉर एग्जाम्पल आपके साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में। तो आपके साथ या तो स्ट्रक्चर अगर x, y प्लेन में है, जिसको हम कोप्लेनर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो एक्स वाई प्लेन में है तो आपके साथ ये जो है ये स्ट्रक्चर एक्स वाई प्लेन में। अगर आप इसको टॉप से देख ले तो आपको स्ट्रक्चर एक्स जेड प्लेन में नजर आएगा। अगर आप इसको साइड व्यू से देख ले तो आपको वाई जेड प्लेन में स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो अगर हम इसको इधर फ्रंट व्यू का देख ले ये वाला व्यू तो आपको एक्स वाई प्लेन नजर आएगा। और अगर उसमें आपके साथ स्ट्रक्चर है तो हम इसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे और उसको हम 2D फ्रेम कहेंगे इन एक्स वाई प्लेन। इसी तरह हम हमारे साथ जो है स्पेस फ्रेम्स है जिसको हम 3D फ्रेम्स कह सकते हैं। सो इसमें हमारे साथ एक्स वाई जेड प्लेन में तीनों प्लेन्स में आपके साथ लाइंस मौजूद होती है। जैसे हमारे साथ रियल लाइफ में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नॉर्मली, तो हम उसको वो हमारे साथ स्पेस फ्रेम्स होते हैं। सही है, जैसे हमारे साथ ऑल मेंबर्स ऑफ फ्रेम डू नॉट लाई इन वन प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन में नहीं होते, एक्स जेड प्लेन में, बल्कि तीनों प्लेन में होते हैं। एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में इसके लाइंस जो है होते हैं। सो दे आर फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ प्लेन फ्रेम्स। सही है, तो यानी मतलब 2-3 आपके साथ प्लेन फ्रेम मिल जाते हैं तो उससे आपके साथ 3D फ्रेम बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एक 3D फ्रेम है। सही है,
तो इसमें आपके साथ एक्स वाई प्लेन भी है, अगर एक्स जेड प्लेन भी है और वाई जेड प्लेन भी, तीनों प्लेन आपके साथ मौजूद है। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो प्लेन है ये आपके साथ ये वाला हिस्सा है, अगर आप इसको इस साइड से देख ले तो आपको वाई जेड प्लेन जो है नज़र आएगा। सही है। ये जो रेड कलर में जो डायरेक्शन है असल में जेड जो है ग्रिड को शो कर रहे हैं, और वाई ब्लू जो कलर है वो वाई जो है ग्रिड में शो कर रहे हैं, और इसी तरह ये एक्स जो है एक्सिस को शो कर रहे हैं ग्रीन कलर। अच्छा, हम जब स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करते हैं तो अब तक जो है हमने पिछले कोर्स में पढ़ा है कि जब आपके साथ स्ट्रक्चर्स जो है वो जो है डिटर्मिनेट हो सकते हैं और इनडिटर्मिनेट हो सकते हैं। सही है। तो जब आपके साथ स्ट्रक्चर्स डिटर्मिनेट है तो उसका मतलब यह है कि आपके साथ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं। सही है। तो आप एक किसी स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका मतलब है आपके साथ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है। अगर आपको उस स्ट्रक्चर्स को इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते तो हम उसको इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स कहेंगे, और वो हमारे इस कोर्स का मकसद है कि हम हाउ टू सॉल्व दैट इनडिटर्मिनेट जो है स्ट्रक्चर्स। सो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे साथ कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। The algebraic sum of all forces that may be external, loads applied, or reactions along x, y and z axis is equal to 0. So ये इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है कि आपके साथ सारे जो है फोर्सेस इन x डायरेक्शन में है, जो अप्लाइड लोड है या रिएक्शंस है, या y डायरेक्शन में है या z डायरेक्शन में है, सारे फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा। तो आपके साथ बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम हम कैसे कहते हैं, जो नॉर्मली हम इधर इस्तेमाल करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसे कहेंगे, जो हमारे साथ जो है बॉडी रेस्ट में है। तो रेस्ट में तब होगी जब आपके साथ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन और जो है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन वाई और जेड डायरेक्शन में इक्वल टू 0 है, तब आपके साथ बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इसी तरह जब आपके साथ मोमेंट्स सम ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस if they all are equal to 0 sum of all moments, तो इसका मतलब है कि आपके साथ बॉडी या जो है स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज नहीं है। तो आप जो है किसी हम सीसा का एग्जांपल नॉर्मली देते हैं, तो उसमें अगर आपके साथ काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स और क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल हो जाते हैं तो हमारे साथ बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इसी तरह for static equilibrium the resultant of all applied force is equal in magnitude and opposite in direction sin to the resultant of reactive forces. So for xy planes the static equilibrium equations are ये। तो अब हम नॉर्मली 2D फ्रेम्स इस कोर्स में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ 2D फ्रेम पढ़ेंगे तो उसमें हम xy प्लेन को स्टडी करेंगे। तो xy प्लेन में हमारे साथ सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन वो हमारे साथ 0 होना चाहिए, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन दे शुड बी 0, और सम ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट जेड, चूंकि हमारे साथ इसमें ये जेड जो है इसलिए इन्वॉल्व है कि हमारे साथ जो एक्सिस होता है तो इसमें हम मोमेंट्स अबाउट जेड लेते हैं। सही है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपल सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इक्वल टू 0 ले लें, बस इस जेड को फिलहाल इग्नोर कर लें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 इन एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, या उसको हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कहेंगे जो एक्स डायरेक्शन में होंगे, और वाई डायरेक्शन में हम फोर्सेस उसको सम वर्टिकल फोर्सेस व्हिच आर सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इन अबाउट जेड एक्सिस दैट शुड बी 0। सो अगर हमारे साथ ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके साथ बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज दैट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी किसे कहेंगे, जब हमारे साथ कोई स्ट्रक्चर है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो हमारे साथ है स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन हम अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जरिए से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो उस स्ट्रक्चर को हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहेंगे। सॉल्व का मतलब है कि अब आप लोड लगाए तो उसके रिएक्शंस को आप कैसे फाइंड करते हैं, तो रिएक्शंस अगर आप फाइंड कर सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के जरिए से, जो तीन इक्वेशंस हैं जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ लिए,
तो हमारे साथ स्ट्रक्चर स्टैटिक डिटरमिनेट होगा, अदरवाइज इट विल बी एन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो हम इस इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसका हमारा जो है इस कोर्स का मकसद है कि हम उस इनडिटरमिनेट जो है स्ट्रक्चर को फिर जो हमारे लिए एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होती ताकि हम उस इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व कर लें। सही है। So these structures are also known as, यानी indeterminate structure की बात हो रही है, these structures are also known as hyperstatic structures. That is the number of unknowns are greater than number of equations of static equilibrium. यानी आपके साथ for example 3 reactions है और आपके साथ 3 equilibrium equations हैं, तो आपके साथ 3 unknowns है, 3 reactions है या 3 unknowns है, आप उसको 3 इक्वेशंस के जरिए से हेल्प जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आपके साथ स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है। लेकिन आपके साथ इक्वेशन 3 है और रिएक्शंस आपके साथ 4 है, यानी अननोन्स आपके साथ 4 हो गए, यानी आपके साथ अननोन्स ज्यादा हो गए रिएक्शन से, तो उस केस में आपके साथ स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट होगा। तो आपके साथ जितना आप फॉर एग्जांपल आपके साथ 4 अननोन है और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो 4 - 3 से आपके साथ 1 आ जाएगा। तो आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होगा ताकि आप उस स्ट्रक्चर को सॉल्व कर ले, वरना आप नहीं कर सकेंगे। सो उस एक्स्ट्रा इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी कहते हैं। सो वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यानी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और आपको कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन भी चाहिए होते ताकि आप उस स्ट्रक्चर को सॉल्व कर लें, क्योंकि आपके साथ अननोन ज्यादा है और रिएक्शंस जो है इक्वेशंस आपके साथ कम है। So additional equations based on compatibility of deformations must be written in order to obtain a sufficient number of equations for determination of all the unknowns. इसका मतलब है कि आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होंगे ताकि आप सारे अननोन्स को फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ अननोन्स का मतलब है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, अगर आप अननोन्स को फाइंड करना चाहते हैं और वो है 5 और आपके साथ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है 3, तो आपके साथ 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होंगे ताकि आप उस स्ट्रक्चर को फाइंड कर लें, उसको एनालाइज कर लें। तो उस एक्स्ट्रा इक्वेशंस को हम इक्वेशंस ऑफ कंपैटिबिलिटी कहते हैं। तो नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशंस या जो हमने एडिशनल इक्वेशन हमें जितने चाहिए होंगे उसको उस स्ट्रक्चर की स्टैटिक इनडिटरमिनेसी भी कहेंगे या रिडंडेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर भी होंगे। फॉर एग्जांपल आपके साथ अननोन 5 है और आपको इक्वेशंस आपके साथ अवेलेबल 3 है, 3 से ज्यादा नहीं है एक पार्ट के लिए, सही है, और आपके साथ अननोन 5 है, तो 5 - 3 से आपके साथ 2 आ जाएगा। तो हम उसको एज इन टर्म्स ऑफ डिग्री शो करते हैं कि हमारे साथ 2 डिग्री स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपके साथ 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर लें। उसको हम डिग्री ऑफ यानी रिडंडेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर भी कहेंगे। सो आपके साथ कोप्लेनर स्ट्रक्चर जब है, कोप्लेनर मींस कि एक्स वाई प्लेन में आपके साथ लाई कर रहा है या एक्स जेड में या वाई जेड में, हमारे साथ इस केस में सिर्फ एक्स वाई प्लेन में हम काम करेंगे, सही है। तो हमारे साथ मैक्सिमम 3 इक्वेशंस होती है इक्विलिब्रियम, और आपके साथ मैक्सिमम पार्ट्स जो होंगे वो n पार्ट, उसको हम कह रहे हैं n पार्ट। तो इधर हमने शो किया है और आपके साथ रिएक्शंस r हैं, तो r = 3n। जब आपके साथ r = 3n हो जाए, इसका मतलब है कि r आपके साथ रिएक्शंस है और 3 आपके साथ इक्वेशंस है और n जो है नंबर ऑफ पार्ट्स है। हमारे साथ नॉर्मली बीम में पार्ट्स भी हम उसको जो है कि अगर आपके साथ इंटरनल कोई कनेक्शन है, इंटरनल पिन है, तो हमारे साथ पार्ट्स डिवाइड होते जाते हैं, सही है। तो अगर आपके साथ एक कोप्लेनर स्ट्रक्चर है तो उसमें आपके साथ और सिंपल कोई पार्ट सिर्फ एक है, n1 हो जाए, तो अगर आपके साथ रिएक्शन भी 3 है, इक्वेशन भी 3 है, तो आपके साथ स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है। और अगर आपके साथ इक्वेशन से रिएक्शंस या अननोन ज्यादा हो जाए तो आपके साथ स्ट्रक्चर जो है इनडिटरमिनेट हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि हमारे साथ स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट है। हम कैसे चेक करेंगे? इस इक्वेशन से। जब आपके साथ r = 3n हो जाए तो आपके साथ स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है वरना नहीं है। तो आपके साथ n कैसे हम डिफाइन करते हैं? n वैल्यूज हमारे साथ कैसे जो है ज्यादा होते हैं? जब आपके साथ इंटरनल हिंज है, कोई दरमियान में पिन है, तो उसमें आपके साथ n की वैल्यू ज्यादा होती जाएंगी। हम एग्जांपल्स में अब देख लेंगे। हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये सिंपल बीम है, सिंपली सपोर्ट बीम है, और हिंज सपोर्ट 2 रिएक्शंस प्रोवाइड कर सकता है, रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में आपके साथ रिएक्शंस या अननोन्स 3 है, 1 2 3, और पार्ट 1 है n1 इसलिए क्योंकि दरमियान में कोई पिन नहीं है, सही है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे, तो देखेंगे कि स्ट्रक्चर हमारा डिटरमिनेट है या नहीं है। सो इफ r = 3n,
आर की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे, हम देखेंगे कि डिटरमिनेट है इनडिटरमिनेट है। तो आर हमारे साथ 3 है और एन आपके साथ 1 है, क्योंकि 1 है आपके साथ। तो 3 आपके साथ 3 रहा है, इसका मतलब है कि दोनों साइड पर ये भी 3 है, इधर भी 3 है, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर। तो आपके साथ स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है और एक स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 0 है, क्योंकि 3 - 3 से आपके साथ 0 आता है। इसी तरह अगर आपके साथ ये कोई स्ट्रक्चर है, एक बीम है ये वाला, और इसमें दरमियान में पिन भी है, और ये कोई टाइप ऑफ सपोर्ट है जो ना फिक्स है, ना हिंज है, ना रोलर है, तो आपके साथ जो है ये दो किस्म की रिएक्शन प्रोवाइड करता है। सही है, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये मोमेंट। ये वर्टिकल प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि अगर आपके साथ कोई इधर कोई लोड लगाएंगे तो ये नीचे क्या होगा, ये चूंकि पहिए है तो ये स्लाइड कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वर्टिकल कोई रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इधर आपके साथ 2 रिएक्शंस हो गए, 2 इधर है और 2 आपके साथ इधर है। तो इस केस में आपके साथ अच्छा, इस केस में आपके साथ R6 है, N2 है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर ले वैल्यूज। सो R6 है, N आपके साथ 2 है, तो देखिए तो इधर भी आपके साथ 6 है और इधर भी आपके साथ 6 है। इसका मतलब ये भी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है और इसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी भी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 0 इसलिए कि 6 - 6 से आपके साथ 0 वैल्यू आती है। तो इस असल में हमने इसको आइडियलाइज किया है सपोर्ट को। अगर आप देखते हो कोई इधर कोई पाइप है, इधर कनेक्ट हुआ है, तो अगर आप इधर इसको ऊपर इधर लोड लगाए तो ये स्लाइड कर जाएगी, इसलिए ये वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करता और रोटेशन और हॉरिजॉन्टल को रिएक्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप इस डायरेक्शन में कोई लोड लगाए तो ये रेजिस्ट करेगा ये वाला कनेक्शन, ये सपोर्ट। ये कोई टाइप ऑफ एक फ्रेम है, ये फिक्स सपोर्ट है, ये पिन कनेक्शन है, ये हिंज सपोर्ट है, या पिन सपोर्ट है। सही है, ये 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड करता है, ये 2 और ये भी 2। तो आपके साथ R7 है, N आपके साथ 2 है, क्योंकि दरमियान में पिन है। वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपके साथ स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है और ये 1 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये डिग्री कोई एंगल वगैरह नहीं है, बल्कि हम इसके साथ लिखते हैं, क्योंकि अगर आप इधर देखिए 7 - 6 आपके साथ 1 वैल्यू आ रही है, तो हम इसको 1 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, इसी तरह आपके साथ ये कोई ये एक सपोर्ट जो है, ये एक फ्रेम है और इसमें कोई पिन नहीं है। ये वही एग्जांपल है इससे पहले जो स्लाइड में शो अभी मैंने कर लिया, लेकिन इधर इसमें पिन नहीं है। तो इस केस में आपके साथ R5 है, N1 इसलिए क्योंकि सारा ये एक ही पार्ट कंसिडर होगा, ये 1 पार्ट कंसिडर होगा। सही है, तो अगर आप इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिलहाल हम इसको 1 पार्ट में कर लें। और 1 इसलिए है क्योंकि इसमें कोई पिन नहीं है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज तो आपके साथ ये 2 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। आप इसको खुद सॉल्व भी कर लें ताकि आपको समझ आए। ये हमारे साथ फ्रेम है और इसमें आप देखें कोई इसमें सारा N1 पार्ट है। अगर आपके साथ जॉइंट्स पर पिन्स हैं, पिन कनेक्शंस हैं, तो आपके साथ इसकी N3 हो जाएगी, और वरना इस केस में आपके साथ N1 है। 3 2 रिएक्शन ये है, 1 ये है, तो आपके साथ R3 है, N1 है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज यू विल गेट स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 0। इसका मतलब ये भी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। सही है, और ये हम इसको 3 हिस्सों में भी कर सकते हैं। इस तरह के फ्रेम्स को हम 3 हिस्सों में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ जब फॉर्म जो है सामने कोई पिन नहीं है तो आप इसको ना करें। सही, अगर इसको 3 हिस्सों में कर भी ले पिन कनेक्शन के यानी अगर आप उसको पिन कनेक्शन ना इसमें भी है तो आप इसको फिर भी जो है 3 हिस्सों में कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके साथ आंसर वही सेम आएगा, ये वाला आंसर आएगा। जैसे हमारे साथ जो है ये एग्जांपल है कि दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट्स हैं, तो R आपके साथ 6 है, N1 इसलिए क्योंकि इसके दरमियान में पिन नहीं है, इधर कोई जॉइंट्स पर पिन नहीं है। सही है, तो आपके साथ R6 है, 3N है, तो आप इधर देखिए 3 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इसका मतलब है आपके साथ इन तीनों रिएक्शंस को आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जरिए से सॉल्व नहीं कर सकेंगे, नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो इसलिए आपके साथ 3 एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होंगे, जिसको हम इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी कहेंगे। इसी तरह एक कोई फिक्स सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, इसमें दरमियान में पिन भी है, तो आप जो है इधर जो है ये 3 किस्म की रिएक्शन प्रोवाइड, ये दो किस्म के जो है रिएक्शन जो है ट्रांसफर करता है, इधर ये भी 2। तो आप R आपके साथ 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। N आपके साथ 3 इसलिए एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपके साथ आप इधर देखेंगे आपके साथ ये भी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तरफ। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या है, क्योंकि हम फ्लेक्सिबिलिटी जो है मेथड की तरफ जो है प्रोसीड कर रहे हैं,
तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑन अकाउंट ऑफ द कंबाइंड एक्शंस ऑफ एनी टू सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस P1 and P2 is equal to the sum of the responses of two system of forces acting individually। इसका मतलब है जब आपके साथ एक बीम है, उस बीम पर आपने P1 लगा लिया, सही है, P1 एक लोड लगा लिया, और इसकी वजह से आपके साथ उस स्ट्रक्चर में बीम में डिफ्लेक्शन आ गई, जिसको हम डेल्टा1 कहेंगे, सही है, ठीक है। तो आप इस P1 को हटा लें, फिर आप उस पर P2 लगा लें, तो P2 पर आपके साथ जो डिफ्लेक्शन आएगी वो डेल्टा2 हो जाएगी, सही है। P1 P2 आपके साथ फोर्सेस है, फिर आप इन दोनों के डिफ्लेक्शन को जमा कर लें, तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो आएगा जब आप P1 पे लगा लिया, P2 पे लगाए, दोनों से आपके साथ आंसर सेम आएगा। इस केस में आपने P1 पे लगा लिया, इस केस में आपके साथ P2 पे लगाए, सही है। तो दोनों, अगर आपके साथ ऐसे 1 आंसर आ रहा है, ऐसे 2 आ रहा है, तो ऐसे भी इधर 2 आएगा, इधर भी 1 आएगा, तो आपके साथ इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा। और अगर आप इन दोनों को जो है एक साथ लगा लें, P1 और P2 दोनों को एक साथ लगा लें, तो उससे जो डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस होगी या जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी नीचे, जो बीम बेंड कर जाएगा, तो जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी दोनों से वो भी 3 आ जाएगी, यानी मतलब इस 2 से, और एक आपने इधर इस केस में पहले 2 लगाया है साथ में, उसके बाद डायरेक्ट P1 भी लगा लिया, और दोनों एक साथ लगे इस केस में, और इसमें भी दोनों एक साथ लगे, लेकिन आपने इस केस में P1 लगा लिया डायरेक्ट, इसके बाद P2 लगा लिया, तो आपके साथ इससे जो डिफ्लेक्शन आएगा, इससे डिफ्लेक्शन आएगा, इससे सारों का आंसर आपके साथ सेम होगा। तो ये आपके साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। और डेल्टा1 आपके साथ है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्शन ऑफ P1 लोन, फिर आपने P1 लगा, जिसके बाद आपने P2 लगा, उससे आपके साथ डेल्टा2 आएगा। इसी तरह ये डेल्टा1 डेल्टा2 का मतलब है कि आपने P1 लगा, उसके बाद डायरेक्ट उस पर P2 भी लगा लिया है, सही है। इसी तरह इसमें P1 पे P2 लगा, इसके बाद P1 आपने लगा, तो इससे आपके साथ डिस्प्लेसमेंट सबसे आपके साथ सेम आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कब जो है एक्ट करते हैं, तो हम इसमें कुछ एजम्पशंस करेंगे कि आपके साथ प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कब काम करेगा, जब आपके साथ स्ट्रक्चर इलास्टिक कंडीशन में होगा। इलास्टिक का मतलब है जब आप इसे फोर्स हटा लें तो वो अपने ओरिजिनल कंडीशन दोबारा आ जाए, तो हम इसको स्ट्रक्चर इन इलास्टिक कंडीशन कहेंगे, सही है। या आपके साथ जो डिस्प्लेसमेंट आएगी या डिफ्लेक्शन आएगी वो बहुत कम है, सही है, यानी आपके बीम का जो लेंथ है फॉर एग्जांपल 10 फीट है, तो उसमें डिफ्लेक्शन जो आएगी वो बहुत कम आएगी, 0.1 इंचेस या 1 इंचेस डिफ्लेक्शन बहुत कम होती है। और बीम जो है फॉर एग्जांपल आपके साथ 10 फीट का है और उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगी वो फॉर एग्जांपल बहुत कम है, जो 1 इंच अगर आप इसको कंसिडर कर लिया, 0.5 इंचेस या 0.25 इंचेस, तो उस केस में आपके साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करेगा, वरना नहीं करेगा। और आपके साथ बॉडी इक्विलिब्रियम में, ये तो हम आपके साथ जो है काम ये अंडरस्टूड है, हम इनको तब सॉल्व कर सकते हैं सब कुछ हमारे साथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, जो है ये बॉडी अवेलेबल है, सही। इसी के साथ हमारे साथ लेक्चर 1 कंक्लूड जो है ख़त्म हो जाएगा।